वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस नई जर्नी की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से एक, दैट इज नोन एज वर्ब। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चंस मिलने देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं, एरर डिटेक्शन का सेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, इन सारे ही सेक्शंस में आपको वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। अब पॉइंट ये है कि वर्ब से रिलेटेड कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें अच्छे से स्टडी करने हैं, किन पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस न्यू जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज वर्ब, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आई होप आप में से ज्यादातर लोग ये आंसर करेंगे कि एक्शन वर्ड्स को वर्ब बोलते हैं। आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स का आंसर कुछ ऐसा होने वाला है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को शो करता है, लाइक जंपिंग गर्ल, द बेबी स्लीप्स, अ मैन ईट्स अ बर्गर। तो यहाँ पे ईट, स्लीप्स, जंपिंग, ये सब वर्ब्स हैं। बिल्कुल, नो डाउट ये सारी वर्ब्स हैं। लेकिन क्या यही वर्ब है? क्या वर्ब हमेशा एक्शन की बात करता है? सपोज अगर मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, यहां पे टीचिंग वर्ब जो एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर, अब यहां पे आई एम अ टीचर, एम वर्ब की तरह वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे एक्शन को नहीं बल्कि स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ब से रिलेटेड जो हमारे माइंड में है, बचपन से हमने क्या पढ़ा है कि वर्ब एक्शन को प्रेजेंट करता है। लेकिन सिर्फ वर्ब एक्शन को ही प्रेजेंट नहीं करता, वर्ब कहीं ना कहीं स्टेट को भी प्रेजेंट करने का काम कर रहा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं वर्ब की एक्चुअल डेफिनेशन की ओर। वर्ब्स आर द वर्ड्स डिनोटिंग एक्शंस और स्टेट्स। मतलब वर्ब कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स जो एक्शन या स्टेट की बात करते हैं। लाइक मिस्टर शर्मा टेक्स द क्लास टुडे, यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया टेक्स। द यूनिवर्सिटी डिसक्वालिफाइड हिम, यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया डिसक्वालिफाइड। वर्ब को हमें आज पूरी तरह से जान लेना है। आज हम वर्ब से अच्छे से जान पहचान कर लेने वाले हैं और जान लेने वाले हैं वर्ब से रिलेटेड क्या ऐसा हो सकता है जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है और जहां से हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं वर्ब के टाइप से और देखते हैं वर्ब किस किस टाइप की रहती हैं, किन वर्ब्स को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह की वर्ब्स का फंक्शन कैसा होता है। इन सारे ही पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्ब्स की बात करूं, यहां से ध्यान से समझिए। अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब में अगर हम देखें तो हमें फाइनाइट वर्ब्स मिल रही हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स मिल रही हैं। एक साइड हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, दूसरी साइड हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब की जो कैटेगरी है वो ये है। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका क्या आ जाता है? पार्टिसिपल आ जाता है, जेरेंड आ जाता है, इन्फिनेटिव आ जाता है। लेकिन अगर मैं फाइनाइट वर्ब्स की बात करूं तो यहां पे आपको क्या मिलते हैं? इस तरह की वर्ब्स, ये सारी की सारी आपकी फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आ जाती हैं। लाइक स्टेटिव वर्ब्स हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गया, डायनेमिक वर्ब्स हो गया, लिंकिंग वर्ब्स हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो डायनेमिक वर्ब्स होती है, डायनेमिक वर्ब्स की जैसे ही मैं बात करता हूं, इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब एज वेल एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। डायनेमिक वर्ब से रिलेटेड क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं हमारे। और अगर मैं स्टेटिव वर्ब्स की बात करूं तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, verbs of emotion,
वर्ब्स ऑफ पोजीशन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ये सब स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आने वाले कहीं ना कहीं पार्ट्स हैं। हम सबको डीप में डिस्कस करने वाले हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, अब इस कैटेगरी में हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है एज वेल एज हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मिल रही हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या है? हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तो यहाँ पे कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो जाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि सबका फंक्शन कैसे कैसे हो रहा है और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में, कैसे इनका यूज करते हैं और कैसे ये सारी वर्ब्स एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन माइंड में उठ रहा होगा कि सर ये वर्ब आपने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है वर्ब को, एक फाइनाइट वर्ब है, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो एक्चुअल में इसमें डिफरेंस होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये माइंड में उठ रहा होगा, आई होप सो। फाइनाइट वर्ब वही वर्ब है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जो सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो सारी फाइनाइट वर्ब्स हैं। लाइक अगर मैंने बोला, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। यहीं अगर मैं पास्ट की बात करूं, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू। अब ध्यान से देखो, मैंने टेंस चेंज किया और हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई। इवन ये हेल्पिंग वर्ब ही कहीं ना कहीं टेंस को चेंज कर रही है। इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। दे हैव टॉट मी, दे हैव टॉट मी, उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो यहां पे दे के साथ हैव आया। आई हैव टॉट देम, मैंने उन्हें पढ़ाया, आई के साथ हैव आया, फिर टॉट का यूज हुआ। तो हैव ये बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। ये होती हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब जो सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती हैं, चेंज होती हैं, दैट आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, मैं आपको रियल बताऊं तो इनका जो फंक्शन है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, ये वर्ब की तरह एक्चुअल में फंक्शन ही नहीं करती। ये या नाउन की तरह फंक्शन करती हैं या एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रही होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में वर्ब है ही नहीं, मतलब इनका फंक्शन वर्ब की तरह नहीं है, दिखने में तो वर्ब ही होती है। पूरी तरह से डीपली जानेंगे, सबको अच्छे से जानने वाले हैं। चलिए, तो अब कैसे फंक्शन नहीं होता इनका? जैसे मैं अगर पार्टिसिपल की बात करूं तो जनरली पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं जेरेंड की या इंफिनिटिव की, तो ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहे होते हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो एक्चुअल में, जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लूं, अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू टीच यू, इसे हटा देते हैं। अगर मैं कहूं, इस स्ट्रक्चर को हटा देते हैं और यहां पे आपको खुद से बताना है कि आखिर वर्ब क्या है, आखिर वर्ब है क्या। स्ट्रक्चर है हमारा आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू। अब ज्यादातर एस्पिरेंट से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि वर्ब क्या है, तो ज्यादातर एस्पिरेंट्स बोलेंगे कि टू टीच वर्ब है, जो गलत है। एक्चुअल में यहां पे वर्ब एम एंड गोइंग है। एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब। आई एम गोइंग टू टीच यू में एम हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। बाकी आपको 2+V1 मिल रहा है, जो ये है इंफिनिटिव, ये है इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव को बोलते हैं क्रिया अर्थक संज्ञा।
समझ गए ना? मतलब एक ऐसा नाउन जो मीनिंग रखता है वर्ब का, दैट इज नोन एज इन्फिनेटिव। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा कोरिलेशन, ये कैसे कोरिलेट होती हैं चीजें। तो एक्चुअल में वर्ब यहाँ पे गोइंग है, एम का यूज वर्ब की तरह हो रहा है, ना कि टू टीच। अगर आप इसी वर्ब समझ रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अगर मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं, सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब पे ही चलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स हैव अ सब्जेक्ट एंड यूज्ड इन द सेंटेंस टू शो टेंस। मतलब फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है और एक सेंटेंस में वो टेंस को शो करने के लिए यूज होती है। जनरल सा पॉइंट है। अगला पार्ट क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब्स हैव अ डेफिनेट रिलेशन विद सब्जेक्ट और नाउन। फाइनाइट वर्ब का सीधा सीधा रिलेशन होता है सब्जेक्ट या नाउन से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेंस जो हमने टॉपिक किया था, एक बार देख लेना उसको भी, वहां से हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डिस्कशन किया है। तो अब फाइनाइट वर्ब का यूज जनरली सेंटेंस के सब्जेक्ट या नाउन के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। It becomes the main verb of a clause or sentence and used only in present and past tense. अब ये क्या हो सकती है? मेन वर्ब हो सकती है क्लॉज की, किसी सेंटेंस की मेन वर्ब हो सकती है, और प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज हो सकती है। जनरल सी बात है। इट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन। ये नाउन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। If there is only one verb in the sentence, it is finite verb, as it can stand by itself in the sentence. मतलब किसी भी सेंटेंस में आपको एक वर्ब मिल रही है अगर, तो वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। अगर दो वर्ब्स भी मिल रही हैं, लाइक अभी मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था ना, आई एम गोइंग टू टीच यू, वहां पे दो वर्ब दिख रही थी। तो एक फाइनाइट वर्ब थी हमारी गोइंग, आई एम गोइंग, ये फाइनाइट वर्ब्स थी हमारी, और जो टू टीच थी वो थी नॉन फाइनाइट वर्ब, जो एक्चुअल में वर्ब की तरह सेंटेंस में फंक्शन नहीं कर रही थी। अब यहां पे अगर हम देखें, शी वॉचेस, इन दिस सेंटेंस फाइनाइट वर्ब इज वॉचेस एंड द प्रोनाउन इज शी। अब यहां पे अगर मैंने बोला शी वॉचेस, तो यहां पे फाइनाइट वर्ब हमारी क्या हो गई? वॉचेस हो गई। और अगर हम देखें प्रोनाउन क्या है? शी है। प्रोनाउन की तरह क्या यूज हो रहा है? शी यूज हो रहा है। सेम एज शी वॉच्ड। अब यहां पे भी हमारी फाइनाइट वर्ब चेंज हो गई, इसने सेंटेंस के टेंस को भी चेंज कर दिया और फाइनाइट वर्ब भी चेंज हो गई। पहले जहां ये प्रेजेंट था, वहीं अब क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर पास्ट में आ गया। अब अगर हम स्टैटिव वर्ब की बात करें, सबसे पहले स्टैटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो स्टेटस या क्वालिटी की बात करते हैं किसी चीज की, ना कि एक्शन। तो स्टैटिव वर्ब का सीधा सा फंडा क्या है कि स्टैटिव वर्ब्स कहीं ना कहीं स्थिति को बताती हैं, या क्वालिटी को बताती हैं, या पोजीशन को बताती हैं, अधिकार को। ठीक है, तो ये स्टैटिव वर्ब्स का बेसिक फंक्शन होता है। स्टैटिव वर्ब्स अभी अभी हमने डिस्कस किया, कई टाइप की होती हैं, और सारी टाइप्स हम अभी के अभी डिस्कस करने वाले हैं। कॉपी और पेन रख लीजिए अपने पास, और जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे राइट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके कई एग्जामिनेशन के टॉपिक्स से, साथ ही साथ पूरी पार्ट ऑफ स्पीच से। अब यहां पे अगर हम देखें, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ओपिनियन, सेंसेस, इमोशन, पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग आर ऑफन स्टैटिव वर्ब्स। ये सारी क्या है? स्टैटिव वर्ब्स हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, दीज वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड विद आईएनजी in progressive or continuous tenses, even though they may take on time expressions such as now and at the moment. अब यहां पे ध्यान से समझना, स्टैटिव वर्ब्स जो होती हैं, जो परसेप्शन की बात करती हैं, ओपिनियन की, सेंस की, इमोशन की, पोजीशन की, तो ये वर्ब्स एक जनरल वे में आपको समझना है कि ये प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज नहीं होती मैक्सिमम केसेस में। मतलब इनका आईएनजी फॉर्म हम यूज नहीं करते, ये ईडी फॉर्म में यूज हो जाती है, थर्ड फॉर्म में।
ईएस फॉर्म में यूज हो जाती है, लेकिन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस जोड़ते हैं ना सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को, लेकिन प्रोग्रेसिव टेंस में इनका यूज जनरली हम नहीं करते। ठीक है, सो अब भले ही स्टेटमेंट का सेंस कॉन्टिन्यूअस का हो, ऐसा भी याद रखना, आप सिंपल टेंस में इसको यूज करेंगे, मीनिंग वो कहीं ना कहीं वही देगा जो एज इट इज स्ट्रक्चर का है। मीन्स अगर कोई वर्क प्रोग्रेसिव भी है तो ये प्रोग्रेसिव का ही मीनिंग देगा, भले ही आप इसको सिंपल प्रेजेंट में फ्रेम करने वाले हैं। कैसे, एक बार एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। अब अगर मैं स्टेटिव वर्ब्स ऑफ ओपिनियन एंड परसेप्शन, एक बार देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स के पहले पार्ट को जो ओपिनियन या परसेप्शन को प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, अग्री, डिसएग्री, अप्रूव, डिसअप्रूव, सपोज, सस्पेक्ट, ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं ओपिनियन की बात कर रहे हैं या परसेप्शन की बात कर रहे हैं। अब पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, आई हैव नोन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, आई हैव नोन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। ये स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि आई के साथ हमने हैव का यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये सेंस किसका दे रहा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का दे रहा है। मींस अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिखूं, आई हैव बीन नोइंग माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, तो ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट हो रहा है अगर आप देख रहे हैं, लेकिन सेंस वही है। भाई अगर मैं अपने फ्रेंड को चाइल्डहुड से जानता हूं, बचपन से जानता हूं, तो ये स्ट्रक्चर तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है ना, लेकिन हमने स्टेटमेंट को परफेक्ट में फ्रेम किया है। ये सेंस कहीं ना कहीं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही दे रहा है। मतलब नोइंग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नोन वुड बी देयर, और यही हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर बनने वाला है। आगे अगर हम देखें, वी अग्री विद यू, वी अग्री विद यू मतलब हम तुमसे सहमत हैं, कुछ ऐसा, ये करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूं वी आर अग्रीइंग विद यू, ये स्ट्रक्चर हमारा कहीं ना कहीं इनकरेक्ट होने वाला है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द आर्टिकल, ये स्ट्रक्चर करेक्ट। अब ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल्स, ये आर्टिकल, ये गलत हो गया हमारा स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना कि जब भी हम परसेप्शन की या ओपिनियन की बात करते हैं किसी वर्ब के थ्रू, तो जनरली हम उसका प्रोग्रेसिव टेंस यूज नहीं करते, प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, हम उसके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे नहीं जाते, हम उसके फर्स्ट फॉर्म पे जा सकते हैं, हम उसके थर्ड फॉर्म पे जा सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे नहीं जाते हम ऐसे स्ट्रक्चर्स के। आगे अगर हम देखें, आगे अगर हम बात करें स्टेटिव वर्ब्स ऑफ पोजीशन। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं स्टेटिव वर्ब्स जो कहीं ना कहीं पोजीशन या अधिकार को बताती हैं, अधिकार को दिखाती है। लाइक हैव हो गया, ओन हो गया, बिलोंग हो गया, पोजेस हो गया, इंक्लूड, ओ, ये सब क्या है? अधिकार को दिखाने वाली कहीं ना कहीं वर्ब्स हैं हमारे सामने। अब यहां पे अगर हम देखें, आई हैव अ बाइसाइकिल, आई हैव अ बाइसाइकिल, तो अब यहां पे अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूं आई एम हैविंग अ बाइसाइकिल, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले की पोजीशन को दिखा रहा है ना कि मेरे पास एक साइकिल है, बाइसाइकिल है। ठीक है, बाइसाइकिल का मतलब क्या हो गया? बाई यहां पे क्या बताता है? बाय टू की बात करता है, और साइकिल पहिए को रिलेट करता है, मतलब टू पहियों वाला, तो जहां पे टू व्हील्स हैं, ऐसी व्हीकल को हम बाइसाइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम देखें, दिस बुक बिलोंग्स टू द टीचर, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, दिस बुक बिलोंग्स टू द टीचर, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू द टीचर, अब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, तो बिलोंग्स वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, लेकिन बिलोंगिंग वाला स्ट्रक्चर यहां से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे स्टेटिव वर्ब अपना फंक्शन कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा हो गया इनकरेक्ट और पहला वाला हो गया करेक्ट। कहीं ना कहीं सेंस ये वही दे रही है कि ये टीचर की बुक है, सेंस वही है,
आगे अगर हम देखें, आर टूर इंक्लूडेड अ विजिट टू द मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। अब हमारे टूर में क्या इंक्लूडेड है? एक विजिट, कहां के लिए? टू द मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। अब यहां पे आर्ट टूर इंक्लूडेड तो ठीक था स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम यहां पे वॉज इंक्लूडिंग का यूज कर दें तो अगेन हमारा स्ट्रक्चर हो गया इनकरेक्ट, गलत हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अगली स्टेटिव वर्ब्स पे। अगली स्टेटिव वर्ब्स हैं हमारी स्टेटिव वर्ब्स ऑफ द सेंसेस। अब सेंसेस से रिलेटेड वर्ब्स की बात होने वाली है, लाइक हियर, स्मेल, सी, फील, अपीयर, सीम, रिजेंबल। रिजेंबल मतलब के समान होना, एक जैसा दिखना, कुछ ऐसे हम रिजेंबल को रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखें, आई हियर सम म्यूजिक प्लेइंग, आई हियर सम म्यूजिक प्लेइंग, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो आई एम हियरिंग सम म्यूजिक प्लेइंग, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा इनकरेक्ट। अगला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, दिस परफ्यूम स्मेल्स लाइक रोजेस, स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन अगर हमने बोला दिस परफ्यूम इज स्मेलिंग लाइक रोजेस, जैसे ही हमने इसे कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम किया, अब ये स्ट्रक्चर हो गया रॉन्ग, गलत हो गया। ही सीम्ड अपसेट लास्ट नाइट, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम बोल दें he was seeming upset last night, अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरी तरह से रॉन्ग। आगे बढ़ जाते हैं, अगले स्टेटिव वर्ब्स पे चलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स ऑफ इमोशन। अब कुछ स्टेटिव वर्ब्स कहीं ना कहीं इमोशन की बात करते हैं, लाइक लव हो गया, हेट, लाइक, वांट, नीड, डिजायर, विश, ये सारी स्टेटिव वर्ब्स क्या कर रही हैं? इमोशन की बात कर रही हैं। लाइक पहला स्ट्रक्चर है आई लव आइसक्रीम, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एम लविंग आइसक्रीम, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। शी हैज ऑलवेज हेटेड जैज, अब यहां पे शी हैज ऑलवेज हेटेड जैज, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब शी हैज ऑलवेज बीन हेटिंग जैज, जैसे ही हमने हेटिंग का यूज किया इस स्ट्रक्चर के साथ, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इमोशन को ड्रॉ किया जा रहा है स्टेटिव वर्ब्स के थ्रू। आगे अगर हम देखें, दे नीड सम हेल्प, बिल्कुल सही है स्ट्रक्चर, दे आर नीडिंग सम हेल्प, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है? स्टेटिव वर्ब्स ऑफ स्टेट्स और क्वालिटीज। अब ये वर्ब्स कैसी हैं और क्या क्या बताती हैं? कहीं ना कहीं ये वेट को बताती हैं, कहीं ना कहीं वे किसी चीज का जो भी वजन है, भार है, कंटेन, समाहित, मतलब कितनी चीज किसमें सम्मिलित है या समाहित है, कंसिस्ट, मेजर, कॉस्ट, एग्जिस्ट, डिपेंड, डिजर्व, इन्वॉल्व, मैटर, ये सब कहीं ना कहीं स्टेटिव वर्ब्स ऑफ स्टेट्स और क्वालिटीज। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, दिस पीस ऑफ मीट वेज 2 पाउंड्स, मतलब इस पीस का, इस मीट के पीस का जो वेट है, कहीं ना कहीं वजन जो है वो कितना है? 2 पाउंड्स है, तो ये करेक्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे वेइंग का यूज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द बॉक्स कंटेंट अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, मतलब बॉक्स में क्या है? एक पेयर है, किस चीज का पेयर है? इयररिंग्स का पेयर है, तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं द बॉक्स वॉज कंटेनिंग अ पेयर ऑफ इयररिंग्स, अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 100% रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। जैसा कि हम बचपन से हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ते चले आ रहे हैं, कई हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हमें पता होता है, कई में हम कंफ्यूज रहते हैं, और ज्यादातर हमें कंफ्यूजन होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का जब हम यूज कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं।
कि कैसे इस पर्टिकुलर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होगा। लाइक कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो सेम मीनिंग रखती हैं लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग तरह से यूज होती हैं और सेंटेंस का सेंस अलग अलग जाता है। तो वहां पे हम कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करेक्टली कैसे किया जाए। आइए देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब्स टू कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन regarding aspects of possibility, can, could, etc. और time, was, did, has, etc. अब यहां पे तेजू is, अब यहां पे is क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। टू फ्लोरिडा, अब तेजू इज गोइंग टू फ्लोरिडा, अब यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और गोइंग क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। द ट्रिप माइट बी डेंजरस, अब यहां पे अगर हम देखें द ट्रिप माइट बी डेंजरस, अब यहां पे माइट हेल्पिंग वर्ब है और कहीं ना कहीं बी कैसे वर्क कर रहा है, मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ट्रिप डेंजरस हो सकती है, कुछ ऐसा बताना चाहता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, दो कैटेगरीज में हेल्पिंग वर्ब्स को बांट सकते हैं। एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, या फिर हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इनको अच्छे से। अगर मैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, बिल्कुल प्यार से समझना, जब भी हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, डू, हैव, मतलब अब इसमें क्या आ जाएगा, टू बी में क्या, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी वर्ब्स आ गई। टू डू में कहीं ना कहीं डू, डज, डिड, टू हैव में कहीं ना कहीं हैज, हैव, हैड, ये सारी वर्ब्स कहीं ना कहीं इसमें आ जाएंगी। लाइक कैटी इज वॉचिंग टेलीविजन, कैटी क्या कर रही है, टेलीविजन वॉच कर रही है, तो यहां पे कहीं ना कहीं इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, मतलब मैंने डिशेस को जो वॉश करने का काम है वो लगभग फिनिश कर दिया है, तो यहाँ पे हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर हम बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प मॉडिफाई द मेन वर्ब, दे हेल्प एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी। जनरली क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी बताती है, नेसेसिटी बताती है, और बहुत अलग अलग तरह से भी इनका यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं इनका, एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, परमिशन के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरियस फंक्शंस हैं जिन पे अभी हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या आ जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे, मस्ट, ये सब क्या है, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। अब ये कैसे वर्क करती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या इनका क्या स्पेशल फंक्शन होता है एक स्ट्रक्चर में, ये कैसे मॉडिफाई करने का काम करती हैं मेन वर्ब को, आइए जान लेते हैं और देख लेते हैं कि इनका वर्क कैसे होता है। सबसे पहले कैन, कुड, बी एबल टू, कैसे इस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। जनरली कैन क्या बताता है, एबिलिटी को बताता है, और अगर हम नॉट लगा दें तो लैक ऑफ एबिलिटी को बताने लगेगा, ठीक है, कैन के साथ में। बी एबल टू का यूज भी इंडिविजुअली हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कैन की जगह पे। मींस कैन और एबल का यूज अगर एक साथ आपने कर दिया किसी स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे बी एबल का यूज अगर हम करने वाले हैं, तो अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है हमारा, अगर हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो इज, एम, आर, विल बी, अब इसके साथ एबल टू का यूज करेंगे और साथ में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो इज, एम, आर के साथ में नॉट आ जाएगा। विल का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर विल नॉट भी हम बोल सकते हैं, या वांट बी का यूज कर सकते हैं, एबल टू का यूज कर सकते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द
वर्ब, अगर हम एबल का यूज कर रहे हैं तो। लाइक पहला स्ट्रक्चर है टॉम कैन राइट पोएट्री वेरी वेल, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, कैन का यूज कर दिया इस स्ट्रक्चर में। ये टॉम की एबिलिटी को दिखा रहा है। आई कैन नॉट हेल्प यू बाय नेक्स्ट वीक, मतलब मैं नेक्स्ट वीक तक तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब ये लैक ऑफ एबिलिटी को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब अगर मैं एबल टू का यूज कर दूं, माइक इज एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स क्वेश्चंस। अब यहां पे अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को, अगर हम देखें, सॉरी, इक्वेशंस की बात हो रही है यहां पे, तो माइक जो है एबल है किस चीज में, सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स इक्वेशंस। तो अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, एबल टू का यूज हम लोगों ने किया है। अब यहां पे क्या हम कैन का यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर करेक्ट भी होगा। माइक कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स इक्वेशंस, ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कैन कुड बी एबल। अब अगर हम पास्ट में स्ट्रक्चर लेके जा रहे हैं, पास्ट में स्ट्रक्चर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, यहां भी हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि हम इज एम आर के साथ में एबल टू का यूज कर रहे थे, विल बी के साथ में हम एबल टू का यूज कर रहे थे, वॉज और वर के साथ भी यूज हो सकता है, हैज और हैव के साथ भी हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, वॉज वर के साथ हम एबल का यूज कर सकते हैं, हैज नॉट और हैव नॉट के साथ में बीन एबल टू का यूज कर सकते हैं, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आगे अगर हम देखें, मेक अ सजेशन, टू मेक अ सजेशन यूज, सजेशन के लिए भी हम जनरली इनका यूज करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं अभी हम आगे बात कर रहे हैं उस पर। When I was a child, I could climb trees, मतलब जब मैं बच्चा था तब मैं ट्रीज पे चढ़ सकता था, मतलब चढ़ लेता था, कुछ ऐसा बताना चाहता है। अब नहीं, जब बच्चा था तब, पास्ट की बात हो रही है यहां पे। आई वॉज नॉट एबल टू विजिट हर इन दी हॉस्पिटल, मतलब मैं सक्षम नहीं था, या मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं उससे हॉस्पिटल मिलने जा पाऊं। तो ये पास्ट की बात हो रही है, वॉज नॉट के साथ एबल टू का यूज हुआ और स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। ही हैज नॉट बीन एबल टू गेट इन टच विद द क्लाइंट येट। अब हैज नॉट बीन के साथ हमने एबल टू का यूज किया और ये स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से करेक्ट है। यू कुड टेक द टूर, यू कुड टेक द टूर ऑफ द कैस्टल टुमारो, यहां पे सजेशन की बात हो रही है। कुड से हमने सजेशन की बात की है कि मतलब आप टूर ले सकते हैं कैस्टल का कल की डेट में, कुछ ऐसा। तो टुमारो की बात हो रही है, स्ट्रक्चर पास्ट का नहीं है। सजेशन के केस में कुड का यूज हम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पास्ट स्ट्रक्चर में ही कुड का यूज होता है। कुड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कुड को कैन की पास्ट फॉर्म की तरह देखना, सिर्फ पास्ट फॉर्म की तरह देखना बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, यूज होता है, कैन को कुड में चेंज करते हैं, विल को वुड में, शैल को शुड में। आपने बचपन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, बिल्कुल होता है, यूज होता है। लेकिन सिर्फ ऐसे ही इसी नजरिए से इसे देखना, यह गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट क्या है, कैन कुड बी एबल। अब इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। लाइक यू कैन कैच दैट ट्रेन एट 10:43, I could fly via Amsterdam if I leave the day before, सीधे से स्ट्रक्चर जा रहा है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब आस्क परमिशंस और गिव परमिशंस, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं कैन और कुड का। कैन यू लैंड मी $10, क्या तुम मुझे $10 उधार दे दोगे भाई। कैन यू कैन बोरो माई कार, तुम मेरी कार ले जा सकते हो।
तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, पहले में परमिशन ली जा रही है, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं कुछ मांगा जा रहा है सामने वाले से, कुड आई हैव योर नंबर, क्या मुझे आपका नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी सामने वाले से कहीं ना कहीं कुछ मांगा जा रहा है कि भाई क्या आपका नंबर मिल जाएगा मुझे, या आपका नंबर मिल सकता है, कुछ ऐसे। तो परमिशन देने या लेने के लिए आप कैन कुड का यूज करते हैं। फॉर्मल परमिशंस, फॉर्मल प्रोहिबिशंस। अब अगर हम फॉर्मल परमिशंस की बात करें या प्रोहिबिशंस की बात करें, तो उस केस में भी हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे कैन कुड का यूज था यहाँ तक, अब हम मे माइट की ओर बढ़ रहे हैं। तो मे और माइट का यूज कैसे करते हैं हम लोग, यू मे स्टार्ट योर एग्जाम नाउ। तो मे का यूज हमने कर दिया फॉर्मल परमिशन के लिए। अब प्रोहिबिशन, यू मे नॉट वियर सैंडल्स टू वर्क, यहाँ पे प्रोहिबिशन है, रोक लगाई गई है। तो फॉर्मल परमिशन और प्रोहिबिशन दोनों के लिए हम मे माइट का यूज करते हैं। आगे पोलाइट रिक्वेस्ट, मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन, बचपन से सुना है ना, बचपन से बोला है हम लोगों ने। तो मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे और माइट का यूज करते हैं। यू मे गो आउट डिनर टू नाइट, डू यू वांट टू ज्वाइन अस। अब सीधा सा स्ट्रक्चर है हमारे सामने। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जनरल सी बात हो गई, आर कंपनी माइट गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट अग्रीज टू द प्राइस। अगेन हमारे पास पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अगला अगर हम देखें पोलाइट सजेशन के लिए भी हम मे माइट का यूज करते हैं। यू माइट लाइक टू ट्राई द सैल्मन फिलेट, इट्स आर स्पेशल टुडे। मतलब तुम्हें, आपको ये ट्राई करना चाहिए। जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिश है, आप जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में, तो फिर आपसे बोला जाता है ये पर्टिकुलर डिश है या हमारा स्पेशल है आज का, आपको ये ट्राई करना चाहिए। समझ गए ना। तो बस अब यहाँ पे क्या है, ये सामने वाले वेटर का या मैनेजर का सजेशन है आपके लिए। अब शैल, शुड, ऑट टू का यूज कैसे करते हैं हम लोग, टू ऑफर ऑफ असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन व्हेन यू आर क्वाइट श्योर ऑफ अ पॉजिटिव आंसर। तो पोलाइट सजेशन के लिए सॉरी, या फिर ऑफर के लिए हम यूज करते हैं शैल, शुड और ऑट टू का। लाइक शैल वी गो फॉर अ वॉक, कॉमन सा स्ट्रक्चर है। आगे अगर हम देखें, टू ऑफर ऑफ असिस्टेंस और पोलाइट सजेशन व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ अ पॉजिटिव आंसर, लाइक शुड आई कॉल अ डॉक्टर, सीधा सा स्ट्रक्चर है। आगे अगर हम बात करें, अब प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग विल हैपन, जब हम किसी प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, उस केस में भी हम शुड का यूज जनरली कर रहे होते हैं। लाइक द प्रपोजल शुड बी फिनिश्ड ऑन टाइम, मतलब प्रपोजल ऑन टाइम फिनिश हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। आई शुड नॉट बी लेट, द ट्रेन यूजुअली अराइव्स ऑन टाइम, मतलब मुझे लेट नहीं होना चाहिए। द ट्रेन यूजुअली अराइव्स ऑन टाइम, यूजुअली जो है ट्रेन ऑन टाइम आती है, कुछ ऐसा कहना चाहता है स्ट्रक्चर। टू गिव एडवाइस, सामने वाले को एडवाइस देने के लिए भी हम यूज करते हैं इसका। लाइक यू शुड चेक दैट डॉक्यूमेंट बिफोर यू सेंड इट आउट, मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए बाहर भेजने से पहले, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर बोल रहा है। यू ऑट टू हैव योर कार सर्विस्ड बिफोर द विंटर, मतलब विंटर से पहले आपको अपनी कार सर्विस करा लेनी चाहिए। यहाँ पे एडवाइस की ही बात हो रही है। टू गिव एडवाइस अबाउट समथिंग यू थिंक रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल, जेम्स शुड नॉट टीच हिम वर्ड्स लाइक दोस। अब यहाँ पे आप सामने वाले को एडवाइस ही कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस केस में भी हम सामने वाले को एडवाइस के लिए शुड का यूज करते हैं इन जनरल। विल और वुड की अगर हम बात करें तो पोलाइट रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट के लिए, विल यू प्लीज टेक द ट्रैश आउट, कॉमन सा है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है। वुड यू माइंड इफ आई सेट हेयर, मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, कुछ ऐसा पूछा जा रहा है सामने वाले से। अब आई वुड लाइक टू सिंग अप फॉर योर वर्कशॉप, अब यहाँ पे अगर हम देखें, आई वुड लाइक टू
साइन अप फॉर योर वर्कशॉप, कुछ ऐसा बोलना चाहता है ये स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है या स्टेटमेंट की बात हो रही है। आगे अगर हम देखें हैबिचुअल एक्शन की अगर हम बात करते हैं, उस केस में भी हम कहीं ना कहीं इनका यूज, इन स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे होते हैं। लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, स्ट्रक्चर को देखो बिल्कुल प्यार से, आई वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विद माय ट्रेन सेट, मतलब जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो मैं घंटों अपने ट्रेन सेट के साथ खेलता था। पीटर वुड नॉट ईट ब्रोकोली व्हेन ही लव्स इट नाउ। तो अब यहां पे अगर हम देखें पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी हम जनरली वुड का यूज करते हैं वॉज के साथ में, और ये स्ट्रक्चर करेक्ट भी होते हैं कहीं ना कहीं। आगे अगर हम बात करें तो डायनेमिक वर्ब्स बहुत ही प्यारी हैं डायनेमिक वर्ब्स, और डायनेमिक वर्ब्स एक ऐसा पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें काफी कंफ्यूजन रहता है ट्रांजिटिव वर्ब्स को लेके, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेके। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे कोरिलेट करते हैं, आइए बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, और इनका एक स्ट्रक्चर में फंक्शन किस तरह से होता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो अपने साथ क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं। और अगर मैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करूं तो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, अगर ऑब्जेक्ट आएगा भी तो वो प्रीपोजिशन के थ्रू जुड़ा होगा। समझ गए ना? तो ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, सकर्मक मतलब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती हैं, दैट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव मींस अकर्मक, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होती, दैट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब यहां से अगर हम देखें ट्रांजिटिव वर्ब्स, a transitive verb always has a noun that receives the action of the verb called the direct object, indirect object। अब यहां पे अगर हम देखें ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है वर्ब के तुरंत बाद, सीधी सी बात समझिए आप, लाइक पोलार्ड raises her hand, तो पोलार्ड raises her hand, तो यहां पे पोलार्ड की बात हो गई, उसने रेज, वो रेज करती है अपना हैंड, कुछ ऐसा बताया, तो रेजेस के तुरंत बाद आपको क्या मिल गया, हर हैंड मिल गया। तो ये आपकी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई रेजेस। अब्दुल गेव विकी द पेंसिल, अब यहां पे गेव का यूज आपने जो किया, उसके बाद आपको विकी भी मिल गया ऑब्जेक्ट के रूप में, और द पेंसिल भी मिल गया, तो गिव क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। An intransitive verb never has a direct or indirect object, although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase. There is no object to receive its action. अब यहां पे अगर हम देखें द बेल रिंग्स, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रिंग्स क्या है अपने आप में, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर मैं बोलता द बेल रिंग्स कॉन्टिन्यूअसली, मान लीजिए यहां पे मैं एडवर्ब का यूज कर देता, सपोज मैं इसके बाद एडवर्ब्स का यूज कर देता, द बेल रिंग्स कॉन्टिन्यूअसली, तो यहां पे ये स्ट्रक्चर जो है आपका अभी भी इंट्रांजिटिव ही रहता, क्योंकि एडवर्ब के होने से या ना होने से वर्ब ट्रांजिटिव नहीं बनती। ट्रांजिटिव वर्ब का सीधा सा फंक्शन है, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तब वो स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, लिंकिंग वर्ब। अब देखिए, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। दिस नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लाइक श्रेयस बिकम अ बिजनेस मेजर। अब यहां पे अगर हम देखें बिकेम का यूज जो हमने किया है, द वर्ब बिकेम लिंक्स द सब्जेक्ट श्रेयस टू इट्स कॉम्प्लीमेंट अ बिजनेस
मेजर। तो अब एक्चुअल में यहां पे एक्शन नहीं चल रहा है, आप अगर ध्यान से देखिए, ये बिकेम का यूज कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ है श्रेयस के लिए, तो यहां पे ये बिकेम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आगे अगर हम देखें लिंकिंग वर्ब्स को और देखते हैं, तो द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स is the verb to be in all of its forms is am, are, was, were, etc. This verb may also be used as a helping verb. तो लिंकिंग वर्ब जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं इज एम, आर, वॉज, वर, ये सारी लिंकिंग वर्ब्स ही हैं। बाकी अगर हम देखें, टू अपीयर, टू फील, टू लुक, टू रिमेन, टू स्टे, टू टेस्ट, टू कंटिन्यू, टू ग्रो, टू प्रूव, टू साउंड, टू स्मेल, टू टर्न, ये सब लिंकिंग वर्ब्स की तरह यूज होती हैं। अब देखो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में डिफरेंस क्या है। द डॉक्टर अपीयर्ड हैप्पी, ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। अपीयर्ड यहां पे कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये द डॉक्टर टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैप्पी, तो यहां पे अपीयर क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, डॉक्टर को, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किससे, हैप्पी से। अगला अगर हम देखें एक्शन वर्ब, दीप्ति सडनली अपीयर्ड, मतलब अचानक से दीप्ति दिखाई दी, तो यहां पे अपीयर्ड क्या है, एन इंट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, समझ गए ना। तो लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में सीधा सा डिफरेंस ये है कि लिंकिंग वर्ब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करने का काम करती है सेंटेंस के सब्जेक्ट को, लेकिन एक्शन वर्ब प्रेजेंट करती है एक्शन को। तो इसी के साथ वर्ब का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपने काफी नई नई चीजें आज के इस सेशन में सीखी होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन हमारा बेस होगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। अगले सेशन में हम लोग जेरेंट, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स, इन सारे पार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।